उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को लेकर आज हम चर्चा करेंगे धर्मनगरी उज्जैन से। दरअसल यह लोकसभा अनुसूचित जाति वर्ग से आती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ एक और वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने विधायक पर दांव लगाया है। महेश परमार कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम यहाँ पर फ्रीगंज क्षेत्र में हैं। दरअसल यह विधानसभा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उज्जैन संसदीय क्षेत्र में आती है और इसी विधानसभा से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी विधायक है। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, क्या मानते हैं, किस प्रकार के आपके क्षेत्र में मुद्दे हैं? देखिए, मैं अगर बात करूं तो उज्जैन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आए थे और उन्होंने महाकाल लोक का शुभारंभ करा था, उसके बाद अगर हम देखें तो महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन के मार्केट में बूम सा आया है। एक धार्मिक बड़ा जो आयोजन है वो कर रहे हैं, धार्मिक सर्किट का एक धार्मिक सर्किट बना रहे हैं। खास कर अभी जब से महाकाल लोक बना है उसके बाद फिर हम देखते हैं कि राम मंदिर बना है। राम मंदिर बनने के बाद अब कृष्ण नगरी की बात की और अगर डेवलपमेंट और विकास की बात करें तो उज्जैन की विक्रम नगर उद्योगपुरी में कई इंडस्ट्रियां लगी हैं, बड़ी बड़ी उद्योग लगे हैं और इन उद्योगों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि उज्जैन के लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा। जो यहाँ से आदमी इंदौर जाता था उसको इंदौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ का रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, वंदे भारत जैसी हमको ट्रेन मिली है, देश के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया, आसपास 4 लेन बने हैं। ऐसी कई उपलब्धियाँ हैं जो केंद्र सरकार की उसमें हमको मिली है। सर, आप चाय पी रहे हैं, चाय की जो मिठास है कैसी है? इसके साथ ही जो यहाँ पर राजनीतिक मिठास है वो किसकी ओर दिखाई दे रही है? देखिए, ये जो चाय है इसकी मिठास महंगी होती जा रही है दिन ब दिन और राजनीतिक मिठास में कड़वाहट घुलती जा रही है क्योंकि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अभी हमारे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बोल दिया कि इमरती की तो चाशनी खत्म हो गई है। तो ये जो गंदगी राजनीति में आती जा रही है उसने सबका जायका बिगाड़ दिया है और अब तो कड़वाहट ही घुल रही है। आपके स्थानीय जो मुद्दे हैं वे किस प्रकार के हैं और जो वर्तमान सांसद है फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितना खरा उतरे हैं और आगे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, नो डाउट सांसद जी का काम संतुष्टिजनक मान सकते हैं, मगर अभी भी कई भी ऐसे काम है जो करना बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बेरोजगारी काफी बढ़ी है। हालांकि महाकाल लोक बनने से लोगों को रोजगार की संख्या तो बढ़ी है, उद्योगपुरी बनने से भी लोगों को रोजगार तो मिला है, मगर अभी भी मिडिल क्लास लोगों के यहाँ या लोअर क्लास लोगों के यहाँ आज भी सरकार राशन अगर मुफ्त दे रही है, इसका मतलब ये कि उनके पास रोजगार नहीं है। तो इसलिए कई ऐसे क्षेत्र यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि उनको काम करना चाहिए आगामी कार्यकाल में, या बीजेपी अपने आगामी कार्यकाल में उनको एड्रेस करे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ उनसे। भारतीय जनता पार्टी सांसद द्वारा किए गए विकास कार्यों की तो चर्चा हो ही रही है, साथ ही उनकी खामियां भी गिनाई जा रही है। विकास की अब भी दरकार है। सर, आप क्या मानते हैं? देखिए, उज्जैन की जो परिकल्पना है वो है महाकाल, महाकुंभ और मोक्षदायिनी। इन तीनों के अलावा यहाँ पर जो अभी तक दरकार थी वो थी रोजगार की। तो विक्रम उद्योगपुरी के तौर पर यहाँ पर जो नए रोजगार की स्थापना हुई है उसमें अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उज्जैन को भी विकास के पंख लग रहे हैं। महाकाल मंदिर में लगातार लाखों श्रद्धालु आ ही रहे हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लोकार्पण किया महाकाल लोक का। अब पार्ट 2 भी बन रहा है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री का ये जो शहर है, गृह नगर है डॉक्टर मोहन यादव का, ऐसे में यहाँ पर जितनी सुविधाओं की दरकार हो सकती है उसको लेकर ही लोगों की अपेक्षा है कि कोई भी सांसद इस चुनाव में ऐसा बने जो इन्हीं सभी परिकल्पनाओं को साकार कर सके। मुख्यमंत्री का गृह नगर है, इसलिए यहाँ के क्षेत्र के जो रहवासी हैं उनको सांसद के साथ ही मुख्यमंत्री से भी कई अपेक्षाएं। क्या मानते हैं आप, आपके शहर में क्या क्या कमियां हैं जो पूरी होना चाहिए, या फिर कौन से ऐसे काम हुए जिनका बखान करना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं चुनाव पर ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो चुनाव है इस बार 5 किलो अनाज, मंगलसूत्र, राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम और ज़्यादा बच्चों पे आकर टिक गया है। जब देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं तो आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज उनको देना पड़ रहा है? यानी कि ये बात तो सीधे 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं जो 5 किलो राशन लेने को मजबूर है। ये बात तो सिद्ध है। हमें आज ज़रूरत है विकास की, हमें आज ज़रूरत है शिक्षा की, हमें आज ज़रूरत है स्वास्थ्य की। आखिर इन चीज़ों पे देश की जनता से देश के राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले, और चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हो, वो इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की अगर बात करिए तो हमारे देश में जो विकास हुआ है उन चीज़ों को उनको गिनाना चाहिए। आखिर वो क्यों मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं मंचों से? आखिर क्यों वो ज़्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं? आखिर क्यों वो 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ मुफ्त की चीज़ों पे क्यों राजनीतिक दल फोकस कर रहे हैं?
जनता को आत्मनिर्भर बनाने की बात अगर करते हैं तो राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजें देने की बात क्यों करना पड़ रही है? कांग्रेस के लिए भी बोलूंगा मैं कि एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहना योजना लाती है, 1,000 रुपये महिलाओं को देते हैं, उससे महिलाओं को लालच आता है। दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार उसको राशि को बढ़ा के देने की बात करती है। अब कांग्रेस ने कह दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 लाख रुपए साल देंगे। ये मुफ्त की चीजों के ऊपर क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों डिपेंड होना पड़ रहा है? क्यों वोट लेने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लाना पड़ रही है? विकास की बात होना चाहिए, विकसित भारत बनना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए, बेहतर शिक्षा होना चाहिए, जिसकी आज देश की जनता को बहुत जरूरत है। रेवड़ियों पर भी सवाल उठ रहा है कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बंटनी चाहिए। हालांकि विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना है उसका लोग समर्थन भी कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? रेवड़ियों की बात की जाए तो अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुफ्त की रेवड़ी के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है, जिसमें साल भर में महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो क्या ये फ्री में रेवड़ी बांटने वाली बात नहीं है? और जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब से विकास और सिर्फ विकास हुआ है। आप चाहे राम मंदिर ले लो, 70 सालों में क्या कांग्रेस राम मंदिर नहीं बना सकती थी? क्या अयोध्या में राम उस समय नहीं विराज सकते थे? तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखता है जो भाजपा की सरकार है वो लगातार विकास की ओर ध्यान है। और आप देखो शहर का जो रोड, पूरे देश का जो रोड है, गलियों से गांव से सबसे जोड़ दिया गया है, तो साफ तौर पर दिखता है विकास। तो कहीं ना कहीं जो विकास है उसकी भी बात की जा रही है। आप महाकाल मंदिर से जुड़े हुए हैं, क्या महाकाल मंदिर में विकास हुआ है? हाँ, विकास तो चल रहा है, विकास अच्छा हो रहा है, पर अभी फिलहाल में चुनाव। तो कहीं ना कहीं जो विकास है उसकी भी बात की जा रही है। आप महाकाल मंदिर से जुड़े हुए हैं, क्या महाकाल मंदिर में विकास हुआ है? हाँ, विकास तो चल रहा है, विकास अच्छा हो रहा है, पर अभी फिलहाल में चुनाव का माहौल नहीं लग रहा कहाँ पे भी। मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे क्या है आपके महाकाल क्षेत्र के? क्या मुद्दे हैं, क्या दरकार है? बस वहाँ पे सब खाते पीते रहे, अच्छी बेहतरीन रूप से लोग, जनता आ रही है, अच्छी मस्ती उड़ा रहे हैं। खुश हैं आप महाकाल लोग बनने से? बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है लोग। 1 लाख जनता नहीं है मौजूद, सब धर्मशाला सब भरी हुई है, सब कुछ है। महाकाल लोग जो बना है उससे भी लोगों में बड़ी उम्मीद जागी है और लोग खुश भी हैं। यहाँ पर तमाम सारे और भी स्थानीय रहवासी है। सर, क्या मानते हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हैं? क्या सोचकर लोग वोट करेंगे? आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा है। उज्जैन एक धार्मिक शहर है और यहाँ के लोगों के लिए धर्म एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और दूसरी बात यह कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन में विकास को कुछ पंख लग गए हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो टूरिस्टों के आने वाली संख्या है उसके कारण यहाँ के क्षेत्र पर रोजगार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तीसरी बात है कि मोदी सरकार ने जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं वो आने वाले कई सालों तक भारत के लिए बहुत महत्व रखेंगे। चौथी बात है कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में जो आर्थिक विकास हुआ है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भारत तीसरे नंबर की महाशक्ति 2027 तक बन जाएगी और अभी 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति है। तो मुझे लगता है कि हर जो कदम मोदी सरकार ने उठाया है उससे निश्चित रूप से 2024 में मोदी सरकार का आना बिल्कुल निश्चित है। आप बताएं कि क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं, शहर की क्या कमियां लग रही है, क्या चीजें होना चाहिए, आपकी क्या परिकल्पना है? वैसे शहर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई है। सड़कें देखी जाए तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि देखिए, आप और हम सब जने मिलके करेंगे तो शहर का विकास होगा। अगर कोई कमियां गिनाई जाए तो बहुत सारी गिनाई जाती है, पर अच्छाइयाँ अगर दिखने में आई तो आप देखिए कि अभी कितने सारे पुल बन रहे हैं, होटलें नई डेवलप हो रही हैं। तो ये जो विकास का शहर हो रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है और डेफिनेटली इसमें बीजेपी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और उसी की वजह से आज जो विस्तृत रूप उज्जैन का दिख रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है। 2 प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं, भाजपा से अनिल फिरोजिया और कांग्रेस से महेश परमार। इस बार क्या लग रहा है, कुछ मुकाबला कड़ा होगा? कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सही कह रहे हैं आप, मुकाबला थोड़ा कड़ा होगा क्योंकि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत माहिर हैं और किसी का एक क्षेत्र, जैसे परमार जी का क्षेत्र तराना है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो वहीं फिरोजियानी ने आलोट क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और उनकी पकड़ भी है।
तो दोनों में थोड़ी सी कट्टर तो रहेगी, मतलब टसल तो रहेगी, पर ये है कि बीजेपी सीट निकाल के ले आएगी। जी, तो निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर है। अब हम यहाँ पर जो और भी लोग हैं उनसे हम स्थानीय मुद्दे की बात करेंगे। सर, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में उज्जैन को लेकर चर्चित हैं, जो चर्चाओं में हैं? देखिए, सबसे पहले मुद्दा है मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा का। कांग्रेस जहाँ मुखर है इस बात को लेकर कि यहाँ पर खान का सीवरेज मिल रहा है, यहाँ पर देवास से जो फैक्ट्रियाँ है वो वहाँ की गंदगी मिल रही है, उज्जैन के 14 नाले मिल रहे हैं। लेकिन भाजपा का और जिला प्रशासन का कहना है कि जो गंभीर डैम है, गंभीर डैम के यहाँ से जो पीने की पाइपलाइन आई है वो पाइपलाइन कई बार चौक हो जाती है या उसमें कोई कचरा आ जाता है, तो उस वजह से लाइनें खराब हो जाती है। तो यही कारण है कि मछलियाँ भी मर रही है। तो और जो पर्व होते हैं, पर्वों के दौरान नर्मदा से पानी छोड़ा जाता है, तो वहाँ का पानी यहाँ के पानी से जब मिलता है तो अलग अलग प्रकार की जो पानी मिलते हैं तो उससे भी मछलियाँ मर रही है। तो कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे को लेकर मुखर है कि मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा यदि साफ नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है। श्रद्धालुओं की भी यही टीस है, उनकी भी लगातार भावना आहत हो रही है। तो आने वाले जो सिंहस्थ महाकुंभ है उसको लेकर आम जनता यह सोच रही है कि जो सांसद बने वो ऐसा हो जो कम से कम मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा को शुद्ध करे, यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था वो सुधारे, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्थित है, यहाँ पर बेतरतीब वाहन खड़े होते हैं और जो ई रिक्शा है उसका भी एक बड़ा जाल फैल चुका है। तो ई रिक्शाओं को लेकर भी कोई नीति बनना चाहिए। यहाँ पर जो 2 पहिया वाहन चालक है उनको लेकर भी नीति बनना चाहिए कि यदि हेलमेट ऐच्छिक है तो उनको पहनना है नहीं पहनना है। यहाँ पर जो अलग अलग स्मार्ट सिटी के चौराहे हैं उनकी जो टाइमिंग सेट है वो भी बेतरतीब है। तो कुल मिला के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जनता के, वो सांसद यदि उनको दूर करेगी समस्याओं को तो हो सकता है कि बेहतर यहाँ के हालात बने। क्योंकि उज्जैन धर्म नगरी है, यहाँ पर धर्म से जुड़ी हुई भी कई प्रकार की समस्याएं सामने आई है। हाल ही की बात करें तो उज्जैन की जो मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी है जहाँ पर महाकुंभ लगता है, वहीं पर गंदे नाला ओवरफ्लो हुआ जिसकी वजह से सीवरेज का पानी क्षिप्रा नदी में मिला। तत्काल जो लोकसभा प्रत्याशी है, कांग्रेस विधायक है महेश परमार, वे घटनास्थल पर पहुंचे और क्षिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नाली के पानी में उन्होंने डुबकी लगा ली, जो कि देश में चर्चा का विषय बना। इसके कुछ ही दिन बाद खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन आते हैं और वे खुद भी उसी जगह पर क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं। तो कहीं ना कहीं महेश परमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अब तक के कार्यकाल में मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी को साफ नहीं कर पाई। वहीं मुख्यमंत्री को खुद को मैदान संभालना पड़ रहा है और वो यह संदेश देना चाहते हैं कि मां क्षिप्रा के नाम पर राजनीति बंद हो, क्षिप्रा मेली नहीं है, क्षिप्रा आज भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जो धर्म नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पर तो धार्मिक मुद्दे ही अभी भी छाए हुए हैं। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया।